Hello Physios, welcome to my YouTube channel Breathing Therapy. I am Neha and today discuss about for exercise therapy. एक्सरसाइज थेरेपी में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट हम धीरे धीरे एक्सरसाइज की टॉपिक पढ़ेंगे वन बाय वन। सो अगेन वेलकम टू सेकंड ईयर क्लासेस एंड पास आउट ऑफ द फर्स्ट ईयर। सो कॉन्ग्रेचुलेसन। तो एक्सरसाइज थेरेपी में एक्सरसाइज हम अभी तक सुनते आए हैं। एक्सरसाइज मीन्स कि एक्सरसाइज को हमें डेली करना चाहिए। बचपन से लेके स्कूल से लेके आज तक हम एक्सरसाइज सुनते आए हैं, करते भी आए हैं। मॉर्निंग में बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम बोलते हैं कि फिजिकली मेंटेन रखो अपने आप को, मेंटली मेंटेन अपने फ्रेश रखो मूड को, इसलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। बट एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज थेरेपी, जो कि हम सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे और थर्ड ईयर में भी पढ़ेंगे। तो ये जो होता है हमारा बेस होता है, क्योंकि इससे हम पेशेंट को उसकी जितनी आधी जो बीमारियां होती हैं उनसे उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बहुत अमेजिंग चीज़ है एंड प्राउड टू बी फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि हम सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि वो किसी को पता भी नहीं होते हैं और हम उन्हें प्रिवेंट कर देते हैं। एक फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि तो आज के टाइम पे हर कोई पर्सन चाहता है मैं इंडिपेंडेंटली रहूं, किसी दूसरे पे हमें डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो उसमें क्या हम एक्सरसाइज कराते हैं, पर्सन को मेंटली फिजिकली फिट रखने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक पर्सन है जिसे कि एल्बो जॉइंट पे फ्रैक्चर हुआ है या कोई इंजरी हुई है एक्सीडेंट केस में, ट्रॉमा में। तो उस टाइम क्या हुआ, उस पर्सन को हम हॉस्पिटलाइज करते हैं। हॉस्पिटलाइज करने के बाद हम उसे एडमिट करते हैं। सीवियर कंडीशन तो हम उसे इमरजेंसी में लेकर जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद हम जो भी फ्रैक्चर हुआ है या कोई भी इंजरी हुई है, सॉफ्ट टिश्यूज की इंजरी हुई है, तो उसे हम ट्रीट करते हैं। फ्रैक्चर हुआ है तो उसे हम रिडक्शन उसका देते हैं, या उसे हम एक पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ द कास्ट का हम यूज़ कर देते हैं, जिससे कि इमोबिलाइज रहे। तो ये कंडीशन हो गई, जो पर्सन को एक्सीडेंट हुआ उसे हमने प्लास्टर पीओपी कास्ट चढ़ा दिया, जिससे कि एल्बो जॉइंट पे हम इस टाइप से चढ़ाएंगे तो उसका जो हैंड होगा इस टाइप से बना रहेगा, और जो हमारे फ्रैक्चर हुआ है या वुंड हुआ है तो उसको हीलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, फ्रैक्चर को यूनाइट होने में टाइम लगता है। तो ऐसे 20 25 28 डेज अराउंड लग जाते हैं फ्रैक्चर होने के बाद। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो हैंड है इस कंडीशंस में रहता है इतने दिन। जब हम पीओपी को रिमूव करते हैं, कास्ट को हटाते हैं, तो उस कंडीशंस में भी हमारा हैंड ऐसे ही रहता है। वो अपनी जितनी सारी फिजिकली मूवमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे हैंड का क्या मूवमेंट है, कि हमारा फ्लेक्शन कराना है, एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट कराना है। तो ये मूवमेंट जो होती है वो मसल्स जो मूवमेंट करा रही होती है वो भूल जाती है। उन्हें अपने इतने दिनों में वो अपने फंक्शंस भूल जाते हैं। तो उन फंक्शंस को हम फिर से रीएजुकेट कराते हैं, फिर से उन्हें रीएजुकेशन कराने के बाद ये अपने फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं, मीन्स क्वालिटी ऑफ द लाइफ को हम इम्प्रूव कराते हैं। कुछ केसेस आपने देखे हैं, कुछ पर्सन होते हैं कि उनकी हॉस्पिटलाइज के बाद वो एक्सरसाइज नहीं करते और उनका जो हैंड है इसी कंडीशंस में रह जाता है और वो फिर से अपना फंक्शंस हैंड ग्रिपिंग नहीं कर पाते हैं, पावर स्ट्रेंथ नहीं होती है उस हैंड में। तो ये जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो हम एक्सरसाइज के थ्रू लाते हैं। तो एक्सरसाइज थेरेपी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किसी भी पर्सन को फिर से उसकी क्वालिटी ऑफ द लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, उसे फिर से उसकी लाइफ में और ज़्यादा खुश कर सकें एंड मेंटली भी वो पर्सन खुश रहे। तो हम सबसे पहले समझते हैं एक्सरसाइज थेरेपी की डेफिनेशन। एक्सरसाइज थेरेपी में क्या है कि एक्सरसाइज इज अ सिस्टमैटिक प्लान परफॉर्मेंस होता है, में हम सिस्टमैटिक तरीके से परफॉर्मेंस कराते हैं एक्सरसाइज, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है उनके फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हम उसमें जो परफॉर्मेंस कराते हैं, जो कि पर्सन इंटेंडेड टू प्रोवाइड ए पेशेंट, जिसमें पर्सन को हम प्रोवाइड करते हैं सिस्टमैटिक वे से। तो इसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज थेरेपी। तो एक्सरसाइज थेरेपी आप समझ ही गए होंगे कि हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से देनी होती है, पर्सन की कंडीशंस को देख के, उसे समझ के और उसके फंक्शंस को फिर से इम्प्रूव करना होता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है। एंड कोई भी इम्पेयरमेंट हो रहा है तो उससे हम इम्पेयरमेंट को प्रिवेंट करना होता है एक्सरसाइज के थ्रू। तो क्या होता है कि जो पर्सन है एडमिट है हॉस्पिटल
पोस्ट सर्जिकल कंडीशंस है, प्री एंड पोस्ट जो सर्जिकल कंडीशंस होती है, सर्जरी से पहले की कंडीशन, सर्जरी के बाद की कंडीशंस, तो उसमें पर्सन हॉस्पिटलाइज रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, यदि कॉन्शियस पर्सन है और वो बॉडी मूवमेंट कर ले रहा है तो उससे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और पैथोलॉजी होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है जो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस के बाद अनकॉन्शियस है और वो फिजिकली कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, तो उस टाइम का क्या होगा कि उसकी जो फिजिकली बॉडी वर्क होता है सिस्टमैटिक तरीके से वो स्लो डाउन हो जाएंगे उसके फंक्शंस, और जो ब्लड ब्लड फ्लो है वो भी धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगी, उसके अंदर जो हमारे परफॉर्मेंस होते हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब ये डिक्रीज हो जाएंगे हमारी मसल्स का परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगा, एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो जब एक्टिविटी कोई भी फंक्शन नहीं होगा, बॉडी हमारी एक्टिव नहीं रहेगी, तो धीरे धीरे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होंगे। सेकेंडरी कोई भी इंजरी हो सकती है, कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है, जब कोई हम मूवमेंट नहीं करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। तो इस उसको हम प्रिवेंट करने के लिए हम एक्सरसाइज कराते हैं पेशेंट को। पेशेंट है अनकॉन्शियस है तो हम उसे पैसिव एक्सरसाइज कराएंगे। पेशेंट कॉन्शियस है, यदि वो कर रहा है तो हम उसे एक्टिवली एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे कि उसके बॉडी के फंक्शन हो सके, मूवमेंट वो कर सके, जिससे कि ब्लड फ्लो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो सके, हमारी डिस्टल एरिया पे ब्लड सप्लाई हो सके। जब ब्लड सप्लाई होगी तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई भी होगी, ऑक्सीजन आएगी और हमारे जो टिश्यूज हैं वो अच्छे से वर्क करेंगे। जब हमारी जो ब्लड सप्लाई है धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होने लगेगी, लॉस होने लगेगी, तो क्या होगा, हाइपोक्सिया है, इशेमिया है, डीबीटी की कंडीशंस है, तो ये सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगे। तो इन्हें प्रिवेंट कराने के लिए हम एक्सरसाइज कराते हैं और हमारी फिजिकली मेंटेन रखने के लिए अपनी बॉडी को भी एक्सरसाइज करते हैं, मूड को अच्छा रखने के लिए हम एक्सरसाइज कराते हैं और अपने जो बॉडी की मसल्स की स्ट्रेंथ है, पावर है, एंडोरेंस है, इन्हें भी इंक्रीज कराने के लिए हम एक्सरसाइज कराते हैं। तो आई होप आप एक्सरसाइज थेरेपी में एक्सरसाइज का मीन समझ क्या होंगे कि हम एक्सरसाइज थेरेपी सब्जेक्ट क्यों पढ़ेंगे और इसका यूज क्या है। तो हम जो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड प्राउड टू बी फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि ये क्या होता है, ये सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं बिना कोई मेडिसिन के। फिजिकली उसे फिट भी रख सकते हैं और उसे उसकी डेली लाइफ में फिर से उसे उसकी एक्टिविटीज़ को और अच्छे से परफॉर्मेंस करा सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसके गोल्स, एम्स। सो नाउ डिस्कसिंग टू द फंक्शन ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। फर्स्ट क्या है, प्रिवेंट इम्पेयरमेंट ऑफ बॉडी फंक्शन। मीन्स जब भी हम कोई भी फंक्शन करते हैं बॉडी फंक्शन, तो उसमें क्या है, इम्पेयरमेंट आता है। मीन्स हम कोई भी इम्पेयर हो जाते हैं हमारी बॉडी मूवमेंट से, कि हम सपोज करते हैं बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, बॉडी का हमें बैलेंस नहीं आ रहा, कोऑर्डिनेशन हम नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, तो जो भी इम्पेयरमेंट हो रहे हैं, सपोज एल्बो जॉइंट का हम फ्लेक्शन करा रहे हैं और ये फ्लेक्शन जो है कंप्लीटली नहीं हो पा रहा, पेशेंट से हमने बोला है एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन कर, तो पेशेंट इतना ही कर पा रहा है और इससे आगे वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इसमें क्या इम्पेयरमेंट हो जाता है बॉडी फंक्शंस के, पोस्चर का, बॉडी बैलेंस का, कोऑर्डिनेशन का, पोजिशनिंग का। तो वो हम रिस्ट्रिक्शन जो हो रहे हैं, इम्पेयरमेंट हो रहे हैं, उन्हें हम प्रिवेंट कराते हैं एक्सरसाइज थेरेपी के थ्रू। अब इसे हम कोई मेडिसिन देके तो प्रिवेंट नहीं करा सकते हैं कि हमारा जो बैलेंस नहीं बन रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं, हम मूवमेंट नहीं कर पा रहे तो इसके लिए कोई मेडिसिन दे दें, ऐसा नहीं है। जो भी रिस्ट्रिक्शन दे रहा है उसे हमें प्रिवेंट करना है, रिमूव करना है उस एरिया से और फिर से उसका रिगेन कराना है मूवमेंट को, परफॉर्मेंस को फिर से रिस्टोर कराना है। सेकेंड इज रिस्टोर द एक्टिविटीज। मीन्स हमारी जो डेली एक्टिविटीज होती है, जैसे कि डेली एक्टिविटीज जो हम कर रहे होते हैं, फंक्शंस कर रहे होते हैं हमारे, जैसे कि राइटिंग हो गया, क्लॉथिंग हो गया, टाइम हो गया, तो ये डेली एक्टिविटीज है। वॉकिंग है, जॉगिंग है, तो इस टाइप की एक्टिविटीज जो पर्सन होता है, जो हॉस्पिटलाइज पर्सन हो जाता है, जो कि 1 मंथ के अराउंड हॉस्पिटल में रहता है और वो अनकॉन्शियसली वेंटिलेटर पे रहता है, तो उस कंडीशंस में वो अपनी सारे फंक्शन, सारी एक्टिविटीज़ को भूल जाता है, तो उसे फिर से रिगेन कराना, फिर से रिस्टोर कराना उन मूवमेंट को, उन एक्टिविटीज़ को, वो हम एक्सरसाइज थेरेपी के थ्रू
रिड्यूस हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जब हम हॉस्पिटलाइज रहते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होता है और अदर हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे कि अनकॉन्शियसली पेशेंट है, उसके पास कोई अटेंडर रहता है जो कि उसे उसे उसका केयरिंग करता है, तो बट वो इतना अच्छे से केयरिंग नहीं कर पाता है, तो उसमें और अदर रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। मीन्स ब्लड सप्लाई नहीं अच्छे से हो रही है बॉडी, क्योंकि उसने 1 मंथ से वो वेंटिलेटर पे है, तो ब्लड सप्लाई पुअर हो जाएगी, तो डीवीटी के चांसेस हो जाएंगे, इस्चेमिया के चांसेस हो जाएंगे एंड अदर कोई पैथोलॉजी हो जाएगी। तो इस ऐसी कंडीशंस में और अदर रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं, बहुत सारे रिस्क हो जाते हैं। तो उन रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस कराने के लिए हम एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं। हम पैसिवली मूवमेंट कराएंगे तो ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होगा तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई होगी, ऑक्सीजन मिलेगा, तो जितने भी जो अदर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस या सेकेंडरी कोई पैथोलॉजी होने वाली है, तो उससे हम उससे प्रिवेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द लाइफ। जैसे कि हमने आपको बताया था कि उस पर्सन को, जैसे कि हॉस्पिटलाइज रहा है पर्सन और वो उसका कोऑर्डिनेशन बैलेंस सारा कुछ डेली एक्टिविटीज जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो उसको हम फिर से रिगेन कराएंगे, उसकी एक्टिविटीज को डेली लाइफ में फिर से उसे लाएंगे और जैसे कि पहले वो लाइफ जैसे जी रहा था उसे हम फिर से उस लाइफ में लाते हैं, साइकोलॉजिकली मेंटली भी हम उसे फिट करते हैं। तो ये तो हो गए इसके फंक्शंस के बारे में कि हम एक्सरसाइज का यूज जो करते हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं सी टू एम्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। ये ईएक्स मीन शॉर्ट फॉर्म एक्सरसाइज। एक्सरसाइज थेरेपी का क्या क्या एम होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोट एक्टिविटी, जैसा कि अभी हम आपको बता ही चुके हैं कि एक्टिविटीज को हमें प्रमोट करना है, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्मेंस कर रहा है पर्सन, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि सपोज ये हमारा अफेक्टेड एरिया है एंड देन ये हमारा नॉर्मल एरिया है, तो हम सबसे पहले नॉर्मल जो एरिया है उसकी एक्टिविटीज को चेक करेंगे कि वो कितनी एक्टिविटी कर सकता है, कितना वेट बियर फोर्स कितना ले सकता है, कितना रेजिस्टेंस ले सकता है, वो सारा हम नॉर्मल पे चेक करेंगे एंड देन हम अफेक्टेड एरिया पे भी उसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो पर्सन है उतना फोर्स या उतना रेजिस्टेंस नहीं ले पा रहा, तो उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसकी एक्टिविटीज जो है हमें कितना और ज़्यादा बढ़ानी है और इम्प्रूव करने की नीड है हमें। तो ये हम डिफ्रेंशिएट नॉर्मल से अफेक्टेड एरिया को ये ले सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। तो एक्टिविटी को हम प्रमोट करेंगे उस तरीके से एंड देन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को और कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे सपोज करते हैं इस हैंड की जो अफेक्टेड एरिया है दिस इज नॉर्मल है, तो इसे हम परफॉर्मेंस एक्सरसाइज करा रहे हैं, पर्सन नहीं कर पा रहा, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हम कुछ डिवाइसेस होती हैं, सीपीएम करके एक डिवाइस होती है, कुछ ऐसे जो कि डिवाइस का यूज़ करेंगे जिससे कि पेन भी कम हो और पर्सन का जो मूवमेंट हो ईजिली परफॉर्म कर सके। तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड सेकेंड इज इम्प्रूव मसल्स स्ट्रेंथ। मसल्स की स्ट्रेंथ को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, मीन्स हम उसमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देके क्वेश्चन को करा सकते हैं, एक्टिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज दे सकते हैं कि पेशेंट क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। सपोज हम जैसे कि जो हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं वो हम बॉल पे कर सकते हैं, ऐसे करके हमें फोर्स लगाना है बॉल की साइड, दीवार की साइड, तो इससे क्या होगा कि हम हमारी जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होगी। एक्सरसाइज और सारी अदर डिवाइसेस होती हैं, बैंड होते हैं कुछ जो हमारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, डंबल का यूज़ करते हैं, जिम कराते हैं तो उसमें भी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स। तो यहाँ पे क्या इम्प्रूव कराने के लिए हम मसल्स स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कराते हैं डिवाइसेस के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू एंड देन हम देखते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। तो रेंज ऑफ मोशन क्या होता है कि जितना हम मूवमेंट कर रहे होते हैं या हम उस मूवमेंट को कितनी एंगल तक कर लेते हैं उसको हम एक मेजरमेंट करते हैं कि हमने कितना ज़्यादा मूवमेंट कर लिया, फ्लेक्शन कितना कर लिया, एक्सटेंशन कितना हो रहा है, एबडक्शन कितना हो रहा है, तो जैसे 90 डिग्री को हम जो करते हैं, तो एक एंगल को मेजर करते हैं। एक एपरेटस होता है, एक डिवाइस होती है, इसे बोलते हैं गोनियोमीटर। गोनियोमीटर में जो हमारे ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट की जो मेजरमेंट करता है उसके जितना सारा मूवमेंट
मोशन, जो कि अभी हम आगे ही डिस्कस करेंगे। तो रेंज ऑफ मोशन में हम मेजरमेंट कर लेते हैं। नॉर्मल साइड की पहले मेजर करेंगे। जो नॉर्मल होती है वो हमारी 0 to 150 डिग्री होती है। तो हमने नॉर्मल की जो कि पूरी कंप्लीट है हमारा रेंज ऑफ मोशन। 150 रेंज ऑफ मोशन आ रहा है। अब हम करेंगे अफेक्टेड एरिया का मेजरमेंट गोनियोमीटर के थ्रू। तो वो मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा इतना ही हो पाए, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट है, ये अफेक्टेड साइड है, तो इतना मूवमेंट हो रहा है अराउंड टू 120 की समथिंग। तो इतना मूवमेंट, ये क्या है कि रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम हो गया है। तो अब हम पर्सन की नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन लाने का ट्राई करेंगे एक्सरसाइज के थ्रू। एक्सरसाइज देंगे पेशेंट को और उसके परफॉर्मेंस को फिर से इम्प्रूव कर सकेंगे। आई होप आप समझ गए हो, मैं बहुत ईजिली तरीके से समझा रही हूँ। थोड़ा सा जो वीडियो है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अब हम कंटेंट पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप तक अच्छे से अच्छे ईजिली वे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा एम्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। तो नाउ टेलिंग अबाउट फॉर गोल्स ऑफ द एक्सरसाइज थेरेपी। क्या क्या हमारे गोल्स रहेंगे जब भी हम एक्सरसाइज किसी भी क्लाइंट या किसी भी पर्सन को दे रहे हैं। कोई भी पेशेंट है हमारे पास, जैसे कि सपोज जो हमारा कि एल्बो का पेशेंट है, एल्बो फ्रैक्चर का, जो कि एल्बो फ्रैक्चर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो हम उस पेशेंट को जब भी ट्रीट करेंगे तो हमारे क्या क्या गोल्स होने चाहिए वो हमें बताओ। जब भी पेशेंट से मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना हमारा गोल्स होना चाहिए, कि हम उसकी स्ट्रेंथ को कैसे हम और अच्छा इम्प्रूव कर सकें, नॉर्मल फिर से ला सकें। एंड मस्कुलर पावर मीन्स उसकी पावर को इंक्रीज कर सकें। एंड देन मस्कुलर एंडोरेंस मीन्स बिना विदाउट फटिग वो कितना मूवमेंट कर सकता है, उस एंडोरेंस को इम्प्रूव करना होता है, मसल्स के एंडोरेंस को। एंड देन कार्डियो। So now cardiorespiratory endurance. Cardiorespiratory is hard to handle respirations endurance हमें और अच्छे से improve कराना होता है। एंड देन जॉइंट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमें जो भी जॉइंट मूवमेंट का है, सपोज यहाँ फ्रैक्चर हुआ था उस पर पीओपी कास्ट हमने यूज़ की। एंड देन उसके बाद हमें इसकी मोबिलिटी रेंज ऑफ मोशन को भी इंक्रीज करना है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाना है, जिससे कि हम सारी एक्टिविटीज़ को फिर से कर सकें। एंड देन बॉडी एंड मेंटल रिलैक्सेशन, जैसे कि अभी हम आपको बता ही चुके हैं कि हमें बॉडी को भी अच्छे से रिलैक्स रखना है एंड मेंटली भी उस पर्सन को रिलैक्स देना है। जब तक कि वो मेंटली भी रिलैक्स नहीं हो जाता है, जब तक हमें अपना ट्रीटमेंट भी बीच में स्किप नहीं करना है। पेशेंट मेंटली एंड फिजिकली दोनों टाइप से मेंटेन रहे। एंड देन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बना के रखना है पेशेंट के, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ब्रेन टू एंड मसल्स के जो कोऑर्डिनेशन होता है वो पर्सन का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये हमारा एम होता है जब भी हम ट्रीट कर रहे होते हैं। अभी आप सेकेंड ईयर में हॉस्पिटल पोस्टिंग करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे, जो कि हमें जहाँ पे एक्सरसाइज देनी होगी, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को आपको गोल्स को उनको ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज देना, जिससे कि आप और अच्छे से ट्रीट कर सको। एंड देन मोटर कंट्रोल, हमारे जो मोटर्स कंट्रोल होते हैं, मोटर्स के मूवमेंट्स होते हैं, उन्हें भी हमें चेक करना है कि सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस कैसे हैं वो भी। एंड देन बैलेंस, बॉडी बैलेंस चेक करना है कि पर्सन जो है बॉडी को बैलेंस ला रहा है, वो अपनी बॉडी को बैलेंस में है कि नहीं है, उसका पोस्चर ठीक है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं और हमें उसके उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज देनी होती है, कि हम कैसे हम एक्सरसाइज दे सकें, इसके मूवमेंट को फिर से रिगेन कर सकें, मसल्स का परफॉर्मेंस को हम फिर से इम्प्रूव कर सकें, मसल्स को रिएजुकेट करा सकें। तो ये हमारे गोल्स होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के ही ट्रीटमेंट करें। और I hope you understand this important of the exercise for a patient. Thank you so much. वीडियो अच्छा लगा हो तो please like, share and comment and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.